नमस्कार। प्रबल प्रताप जी, ईशान त्यागी जी और विंग कमांडर हनुमाचार्य जी, आप लोगों का आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विषय बात करेंगे माइक्रोमिकोसिस की। एक देश में आपदा और आ गई है जो कोविड-19 के इलाज से रिलेटेड है और आज कई डॉक्टरों का मैंने इंटरव्यू देखा, एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया साहब का भी देखा और मेदांता के जो हेड डॉक्टर्स हैं उनका भी देखा। उसमें एक ही बात निकल के आ रही है कि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो पेशेंट्स अपने घर में ऑक्सीजन ले रहे थे, सिलेंडर ले रहे थे जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, और वो ऑक्सीजन जो थी वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी, वो प्योर ऑक्सीजन नहीं थी, हाई ग्रेड मेडिकल ऑक्सीजन नहीं थी, उसको लेने में कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए गए, सिलेंडर जो थे और कनोलास जो थे वो साफ नहीं थे, जिसकी वजह से ये अब म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस निकल के बाहर आ रहे हैं। आज हमने देखा यूपी में भी 50 केस केजीएम मेडिकल कॉलेज में, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज अपना लखनऊ में भी आए। आज 52 केस मेरठ में रिपोर्ट हुए। 13 केसेस जो हैं आपके काशी में भी रिपोर्ट हुए, वाराणसी में। और महाराष्ट्र में अभी तक 2000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और 90 डेथ्स हो चुकी है। मोर्टालिटी रेट बहुत हाई है इसका, 50% मोर्टालिटी रेट बताते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस का है। तो आज हम इसी सब्जेक्ट पे विषय पे बात करेंगे। मेरा पहला सवाल जो है वो विंग कमांडर हनुमा जी से है कि विंग कमांडर हनुमाचार्य जी, ये बताइए कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस हैं, ये इसका रीजन क्या है, और ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से है या टॉक्सिज्म और जो ये रेमडेसिविर और जो कई स्टेरॉइड्स ड्रग्स दिए गए पेशेंट्स को जो लेट पहुंचे कोविड-19 का इलाज कराने के लिए, उसकी वजह से है, या हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वही चरमरा गया है कि कुछ भी नया निकल के आता है और हम लोग को पता नहीं होता है अब अगला क्या कदम उठाना है। तो इसके बारे में बताइए। म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी, वैसे तो मैं क्वालिफिकेशन से मैंने बायोकेमिस्ट्री में एमफिल किया हुआ है, लेकिन इसके बारे में, इस डिजीज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ। इतना जरूर जानती हूँ कि पहले इसको ज़ाइगोमाइकोसिस कहते थे और इसके जो भी केसेस हैं, अभी जिस तरह से अभी सामने आया है कि 1000 में से 0.14% पेशेंट्स को, 1000 में से 0.14 पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है। तमिलनाडु में, हरियाणा में ये सारा नोट किया गया है। और जो जाहिराना तौर पे ऑक्सीजन से रिलेटेड उस समय जो या तो सावधानी हटी है या कुछ उस तरह के प्रॉब्लम्स को बताया जा रहा है इसका कॉज, और इससे डेथ भी हो रही है। अब तो बहुत सारे राज्यों को ये भी कह दिया, मतलब केंद्र की तरफ से तो ये आ गई है पॉलिसी कि इसे भी पैंडेमिक ही घोषित किया जाना है। तो उस हिसाब से इसका एक इस वक्त जो चल रहा है, दिल्ली में 3 हॉस्पिटल्स को डेजिग्नेट किया है, जो हमने सुना है इसके इलाज के लिए। LNGP को किया है, GTB को किया है और राजीव गांधी हॉस्पिटल को किया है। तो इसमें बहुत तरह से ये इन्फेक्शन होता है, एक तरह का रेयर है लेकिन सीरियस है। और इन्हें जो म्यूकोरमाइसाइट्स हैं, ये जो फंगल इन्फेक्शन है, इसके अलावा एक और भी, एक तो ब्लैक फंगस हमारे सामने आया है और इससे भी डेथ्स हुई हैं, और शायद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेथ हुई है जैसा कि मैं मान रही हूँ। तो फिलहाल इसका जो, हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई मतलब डेफिनेटिव स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते हैं, सिवाय इसके कि एक तो इसे पैंडेमिक घोषित किया जाना है और इसके ऊपर और रिसर्च होनी है, सो दैट साथ में जो ऑक्सीजन जिनको यूटिलाइज कर रहे हैं जो पेशेंट, उनके साथ इस तरह की कैजुअल कोई ये ना हो कि इसका इन्फेक्शन उन्हें हो जाए। जी, मेरा अगला सवाल जो है ईशान त्यागी जी से है। ईशान त्यागी जी, हमने अभी बात की म्यूकोरमाइकोसिस की। म्यूकोरमाइकोसिस जो है एक बड़ी भयानक बीमारी बनती जा रही है। इसकी जो टारगेट कैटेगरी है कि जितने भी किडनी लिवर ट्रांसप्लांट के, साइनसाइटिस के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स हैं। अब डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि आर्थराइटिस के भी जो पेशेंट्स हैं जिनको हमने स्टेरॉइड्स दिए हैं कोविड-19 में रिवाइव करने के लिए, और जो कीमोथेरेपी पहले से लेते आ रहे हैं, रेडियोथेरेपी लेते आ रहे हैं, जिन्होंने अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी कराया है, और जो ऑक्सीजन लेते रहे घर में, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लेते रहे और बगैर मॉनिटरिंग के, और स्पोर्स ऑफ फंगस जो हैं वो बॉडी में रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है। नाक से भी इसमें ब्राउन डिस्चार्ज होता है, कालापन हो जाता है और साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, और आंखों में भी
आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं, आंख का जाने का भी खतरा रहता है। ईएनटी प्रॉब्लम है ये, इसमें ऑप्थोमोलॉजिस्ट और ईएनटी भी इन्वॉल्व हैं। आपको क्या लगता है कि ये बीमारी जो है ये हमारी हमारी लापरवाही की वजह से हुई, या जो हम लोगों ने दवाएं आनंद फानन में दी? डब्ल्यूएचओ ने, देखिए आप, प्लाज्मा थेरेपी को पहले उन्होंने ऑफ लेवल यूज किया, उसके बाद बोल दिया कि वो ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है कोविड-19 के। तो प्रोटोकॉल्स हैं क्या, जो प्रोटोकॉल्स, कौन से डॉक्टर्स प्रोटोकॉल्स फॉलो करें और पेशेंट्स को उसमें दिक्कत ना आए? अब रेमडेसिविर को भी लेके ये बात आ गई डब्ल्यूएचओ की, रेमडेसिविर जो है वो दवा जो है वो अब आपके प्रोटोकॉल में नहीं आती इलाज के। ये सब दवाएं पहले दी गई, टॉक्सिलाइजन दी गई, मोनोकोलोन, जितने भी ये एंटीबायोटिक्स दी गई, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसका कौन जिम्मेदारी इसकी लेगा और कौन जिम्मेवार होगा? आदमी जी देखिए, जिम्मेदारी की बात मैं बाद में करूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मेरा मानना है, ऑल्दो यहाँ पे मुझे नहीं लगता हम चारों ही मेडिकल प्रोफेशनल से हैं, हम मेडिकल प्रोफेशनल से नहीं है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, जितना मैंने खुद से रिसर्च किया या डॉक्टर्स को सुना है मैंने, मेरा मानना है कि इसके दो रीजन है। पहला रीजन इसका ये है म्यूकोरमाइकोसिस का, कि जो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज किए वो हमेशा डिसइंफेक्ट होके ही उसमें ऑक्सीजन भरी जाती थी, और जितना उसका पाइप्स होते हैं, पाइप्स यूज करते हैं, मास्क यूज करते हैं, और यहाँ तक कि जो फ्लो मीटर में बॉटल लगी हुई होती है, अगर आपने देखा हो, क्योंकि उसमें बॉटल में जो पानी होता है वो भी हमारा स्टेरिलाइज वाटर होना चाहिए, वो नॉर्मल वाटर हम यूज नहीं कर सकते। तो ये चीजें हमने इग्नोर करी। ये चीजें हमने क्यों इग्नोर करी? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं थी। हम लोग या फिर आप गांव के लोग ले लीजिए या नॉर्मल आप ले लीजिए, 80 to 90% जनता हमारी, उसको मेडिकल साइंस के बारे में नहीं पता, और विच इज ओके, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा है उसके बारे में। तो यहाँ पे काम आता था कि सरकार का, प्रशासन का, वो हमें सचेत करें कि इस तरह की चीज भी हो सकती है। सीएमओस का यहाँ पे काम आता था। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम कर सकते हैं कि वो क्योंकि सब लोग स्ट्रेस में थे, तो हो सकता है उन्होंने मिस कर दिया, लेकिन उस चूक की वजह से लोगों की जान जा रही है। होता क्या है म्यूकोरमाइकोसिस में, मैं आपको पहले रीजन पे ही स्टिक करके ये बताता हूँ कि आपके जो फेशियल एरिया है, उसका कोई सा भी हिस्सा, वहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के होने के, क्योंकि हम मास्क जो लगाते हैं नाक पे लगाते हैं, और यहाँ पे जो आपका मुंह है, या तो आपको वो जॉ हटाना पड़ जाएगा, या फिर आपका क्या बोलते हैं नाक हटाना पड़ जाएगा, या कान की साइड हो सकता है, या आंख की साइड हो सकता है। तो कोई सा भी एक फेशियल का अगर वो उसको कंट्रोल नहीं होता, तो वो एक हिस्सा आपको निकालना पड़ सकता है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये बीमारी अब बढ़ती जा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ सैनिटाइजेशन की कमी से है। अगर हम सैनिटाइजेशन पे ध्यान देते, अगर हम सिलेंडर्स, क्योंकि उस टाइम इस तरह की मजबूरी पैदा हो गई कि अब सिलेंडर्स आप कहाँ से अरेंज करें, जैसे ही अरेंज हो रहा था एक व्यक्ति को सिलेंडर चाहिए तुरंत, तो उस टाइम क्या कर सकते थे, ये भी प्रशासन और सरकार को सोचना चाहिए। अब ये गलती हो चुकी है, तो इसको आगे कैसे करेक्ट करेंगे, इस पे बात करनी चाहिए। दूसरी मैं चीज यहाँ पे इसको ये मानता हूँ कि जो म्यूकोरमाइकोसिस का दूसरा रीजन है, वो ये है कि देखिए, अब हमने जो ये स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स का जो ओवर यूज किया है हमने, उनको अब्यूज किया है हमने, जो मेडिसिन हैं, तो अब्यूजिव यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, आप देख लीजिए, अभी आपने बताया कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, या किडनी पेशेंट्स हैं, या फिर ऑलरेडी जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, या शुगर के पेशेंट्स हैं, उनको सबसे ज्यादा हो रही है, और या फिर कैंसर के पेशेंट्स हैं। इन सब में कॉमन क्या है कि उनकी इम्यूनिटी वीक है। होता ये है कि वो वायरस है, वो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, और हम उस फंगस को फाइट नहीं कर पाती हमारी इम्यूनिटी, इसलिए वो फंगस बढ़ती है। इसके लिए मेरा एक सुझाव है सरकार को या फिर प्रशासन को, ये सुझाव है कि जैसे कि अभी केसेस वेव 2 में तो अब कम हो रहे हैं, लेकिन वेव 3 की तरफ हम जैसे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास अब तैयारी का टाइम है। हमें क्या करना चाहिए कि जो विकसित देश हैं, जैसे उन्होंने कंट्रोल किया है, क्योंकि देखिए आत्मजीत जी, कई देश मास्क फ्री भी हो गए हैं इस टाइम। यूएस हो गया है, आप देख लीजिए न्यूजीलैंड हो गया है, बड़े बड़े देश मास्क फ्री भी हो रहे हैं। तो उन देशों से हमें सीखना पड़ेगा, उनके डॉक्टर्स को हमको एंगेज करना चाहिए, उन सरकारों से बात करके, और अपने जो डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल के डॉक्टर्स हो, एम्स के हो, बड़े बड़े डॉक्टर्स हो, बड़े हॉस्पिटल्स के हो, छोटे हॉस्पिटल्स के हो। हम उनका नॉलेज ट्रांसफर लेकर आए, और हम ये देखें कि हम कैसे प्लान करेंगे कि गांव में हम किस तरह, जो गांव में डॉक्टर्स हैं, जो प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक के डॉक्टर्स हैं, जो अर्बन हेल्थ क्लिनिक के डॉक्टर्स हैं, उनमें कैसे हम इन चीजों को बताएं कि आप ये मेडिसिन यूज करिए। या फिर आपने बात करी रेमडेसिविर की। रेमडेसिविर एक ऐसी दवाई है जो अर्ली इनटू द ट्रीटमेंट कारगर है, लेकिन हमारे यहाँ दी जा रही थी बिल्कुल लाइफ सेविंग में, मतलब बिल्कुल जब आप पेशेंट की हालत खराब हो गई तब रेमडेसिविर दी जा रही थी। तो इस तरह की चीजों में हमको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी डॉक्टर्स को, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और सरकार को ये सकारात्मक
स्टेप लेना चाहिए और आगे इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि अब आपको टाइम मिला है तैयारी करने का अगली वेव के लिए। तो मैं पहले अपने उसमें वाक्य में यही करना चाहूंगा, आगे जैसे जैसे डिबेट बढ़ेगी आगे हम बात करेंगे। जी। मेरा अगला सवाल प्रबल प्रताप जी से है। प्रबल प्रताप जी, आज प्रधानमंत्री का भी वक्तव्य था जिसमें उन्होंने आपके वाराणसी के डॉक्टरों को और हेल्थ केयर वर्कर्स को एड्रेस कर रहे थे, कह रहे थे यहाँ से नेपाल तक जो है हम बिहार तक, और बिहार से नेपाल तक बनारस के डॉक्टर जो हैं, हेल्थ वर्कर्स जो हैं, वो कोरोना पेशेंट को डील कर रहे हैं और कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। ये कहते हुए उनकी आंख में आंसू भी आ गए, और ये तब पहले भी आ चुके हैं, अब भी आए हैं, और कितना उनका वक्तव्य जो है वो उनके दिल से है, और कितना उनका वो कई लोग कहते हैं उनका मेलोड्रामा है। खैर मैं नहीं इस बारे में नहीं जानता। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आज की डेट में जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारे को सेंटर से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं मिलती, डायरेक्ट हमसे कोई बातचीत नहीं होती, हमारे सेक्रेटरीज को इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है, डीएम्स को इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है। और कहा कई लोग पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वाले, इलेक्टोरल स्ट्रेटजी वाले ये भी कहते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है बीजेपी की, ये ऑपोजिशन के साथ सीज फायर करने की नहीं है। अगर वो सीज फायर कर लेंगे तो उनका पॉलिटिकल उनकी जो प्लेसमेंट है वो खत्म हो जाएगी। उनका जो तरीका काम करने का है वो है कन्फ्रंटेशन का, कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो तो ठीक है, जो नहीं है उनको आप डायरेक्टली उनको आड़े हाथों लीजिए। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? और दूसरी बात, जो लीपापोती शिक्षक संघ को लेकर यूपी में हो रही है आज की डेट में, कहते हैं कि जो ड्यूटी पे थे, जो ड्यूटी में मरे, वही कॉम्पनसेशन के हकदार होंगे, जबकि कोरोना का 14 दिन का तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है और उसके बाद सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद आदमी की कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है। ये सारे प्रोसेस में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। आप बताइए कि एक आदमी ड्यूटी पे अगर उसको कोरोना हुआ और 14 दिन वो आइसोलेशन के बाद घर में उसको कोरोना ग्रस्त हो गया और अस्पताल में बेचारे की मौत हो गई, तो क्या वो उसको ऑन ड्यूटी रोल कॉल नहीं दी जाएगी? इस बारे में कुछ बताइए। आपने शुरुआत की प्रधानमंत्री के आंसुओं से, जो अभी वो बनारस के डॉक्टरों से, क्योंकि वो वहाँ के सांसद हैं, वहाँ के सांसदों को एड्रेस एक तरीके से एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा, रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, भावुक क्षण हो गया उनके लिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के पास नए नए तरीके होते हैं हमेशा लोगों के दिमाग को भ्रमित करने के। उसी में से एक तरीका ये, जब इनको तैयारी करनी थी, जब इनको चीजें करनी थी, तब तो ये कुछ करते, और जब चीजें नहीं होती, इनके हाथ से निकल जाती है, तो ये फिर सामूहिक जिम्मेदारी की बात है। उन्होंने एक शब्द बोला, सामूहिक जिम्मेदारी। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, जो जिम्मेदारी है वो आप लोगों की। जो करना है डॉक्टर जाने, जनता जाने, पैरामेडिकल स्टाफ जाने, बाकी और कोई जाने, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ताली मुझे दो, गाली खुद। ये उनकी स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी पे वो चलते हैं। तो लगातार उनकी ब्रांडिंग, और आप जान रहे हैं पॉजिटिविटी नाम का एक ड्रामा चलाया गया संघ के द्वारा और बीजेपी के द्वारा की पॉजिटिव बोली, और क्या कर सकते हैं कि ये तो भगवान भी अगर चाहे तो नहीं रोक सकता है, तो वो तो नरेंद्र मोदी। इस तरह के जब चीजें मार्केट में आ जाएंगी, लोगों के जुबान पे चढ़ाई जाएंगी, तो ये सब चीजें वो कर कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक आपने और भी विषयों के बारे में बात की, मैं एक बिंदु पे आपसे बात करूं। देखिए, जो भी चीजें हो रही हैं वो सरकार की मिसमैनेजमेंट के कारण, उनकी नजरों में जनता की कोई कीमत नहीं, हमारे देश के नागरिक की कोई कीमत नहीं। इसका प्रेजेंट एग्जाम्पल क्या है? प्रेजेंट एग्जाम्पल है जो ताउते तूफान आया था, वो बाज जो एक ओएनजीसी का प्लेटफॉर्म जहाज था, उस पर जो लोग काम कर रहे थे, आज उसमें से काफी लोग मिसिंग हैं और उनकी मृत्यु हो गई। जबकि इस तूफान के बारे में 3 दिन पहले ही अलार्म सिचुएशन, अलार्मिंग अलर्ट आ चुका था। उसके बावजूद उनके रेस्क्यू करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया, कोई सिस्टम नहीं बनाया गया, कोई नौसेना से मदद नहीं मांगी गई, और उसके कारण आज लोग जान चुके। उसी तरह कोरोना के काल में पुरानी बातें हो जाएंगी कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने बताया, बायोलॉजिस्ट ने बताया, साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोगों ने बताया, ऑक्सीजन की कमी के बारे में पहले बताया। तो ये जो आज ब्लैक फंगस हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लेने से हुआ, मेडिकल यूज का ऑक्सीजन नहीं था, तो किसके कारण हुआ? किसके मिसमैनेजमेंट के कारण लोगों को ऑक्सीजन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा? हमें क्या पता, हम लेमैन, मेरे सामने हमारे कोई परिचित या जानने वाला या कोई सदस्य, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो हम वहीं से, जहां से ऑक्सीजन मिलेगा वहां से ऑक्सीजन लेकर रश करेंगे, और जब रिफिल होगा तो हम जहां मिलेगा वहां जाके रिफिल करेंगे।
हमें क्या पता वो मेडिकल यूज का ऑक्सीजन है कि इंडस्ट्रियल यूज का ऑक्सीजन, हमें तो ऑक्सीजन पता है, हमें फ्लो मीटर चलाने नहीं आता, हम कोई पैरामेडिकल स्टाफ तो है नहीं। तो इसलिए वही फिर घूम के वही बात जाएगी कि जब आपको ऑक्सीजन जब कमेटी ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बोला और बहुत सारी चीजें ऑक्सीजन प्लांट के लिए, आपने उस समय कोई स्टेप नहीं उठाया। अब दूसरा देखिए इनके यहाँ प्रॉब्लम क्या है, WHO ने पहले कहा कि प्लाज्मा नहीं होना चाहिए, रेमडेसिविर के लिए WHO ने आज कहा, रणदीप गुलेरिया ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर जब उनसे पूछा जाता था तो रेमडेसिविर के बारे में कहते थे इसका कोई यूज नहीं। लेकिन जो ज्वाइंट वो होती थी, मीटिंग होती थी, तो वहां से कोई भी स्वास्थ्य मंत्रालय से या हेल्थ मिनिस्ट्री से कोई डायरेक्शंस नहीं आते कि भाई डायरेक्शन तो आने चाहिए कि रेमडेसिविर नहीं लगने हैं। अब आप कह रहे हो स्टेरॉइड लेने के कारण ब्लड फंगस हो गया, तो क्या आपको समय नहीं पता था कि ये जब हम जिसको दे रहे हैं ज्यादा ओवर यूज हो रहा है, इसका कोई यूज नहीं है। अभी आप कहते हो कि रेमडेसिविर लगाने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है इस वायरस में, इससे वायरस का प्रकोप समाप्त नहीं होता है, उनकी जान नहीं बच सकती है। तो जब सब कुछ आप जानते हो तो आप क्यों इस तरह के कर रहे हो? यानी आप एक तरीके से फार्मा कंपनी की दवाइयों का ब्लैक मार्केटिंग करवा रहे हो, उनको मुनाफे कमवा रहे हो, और जब चीजें उससे एडवर्स सिचुएशन आ जा रही है तो आप हाथ खड़े कर ले रहे हो, भाई हमने तो ये चीजें प्रोटोकॉल हटा दी जाए। ऐसे थोड़ी देश चलता है। नागरिक का जीवन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार, और इस देश के अंदर संविधान का एक तरीके से आप समझ लीजिए उल्लंघन हो रहा है। दूसरा आपने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री डायरेक्ट डीएम से बात कर लेते हैं, चीफ सेक्रेटरी से बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्रियों। अभी ममता बनर्जी ने बोला अभी कल की मीटिंग में कि डीएम से डायरेक्ट बात कर रहे हो, सीएम कठपुतली की तरह बैठे हुए हैं, कहते हैं मोनोलॉग हमारे एक तरफ से बात हो रही है। हाँ, ये फेडरल स्ट्रक्चर हमारे देश के अंदर है। प्रधानमंत्री है वो मुख्यमंत्रियों से बात करेगा, चीफ सेक्रेटरी से बाद में बात, चीफ सेक्रेटरी से कैबिनेट सेक्रेटरी या मुख्य सचिव जो है केंद्र सरकार का वो बात करेगा। पॉलिटिकल आदमी से बात करता है। अब ये तो थोड़ी होता है कि चीफ सेक्रेटरी यूपी का सीधे प्राइम मिनिस्टर से बात करने लगेगा, चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी से बात करेगा, प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल पोजीशन के लोगों से बात करेगा, तब तो मामला बनता है। ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके से तानाशाही, ही इज अ डिक्टेटर, और वो डिक्टेटरशिप जो होती है वो इसी तरह परफॉर्म करती है, इसी तरह काम करती है। ये डिक्टेटरशिप स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें क्या होता है, आदमी स्वयं होता है और उसके नीचे सारे लोग होते हैं, उनसे वो बस डायलॉग नहीं करता। प्रबल जी मैं आपके पास वापस आऊंगा इस बात को लेके। आज गवर्नमेंट ने भी आज यही बात करी, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम बनाया जिसमें सारे सीएमओस जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट के, स्टेट्स के हेल्थ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे और वो स्टेट से डायरेक्टली इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम को रिपोर्ट करेंगे जो सेंटर की कंट्रोल में होगा। तो ये आज इन्होंने बनाया है म्यूकोरमाइकोसिस को लेके, तो ये दर्शाता है कि मतलब ये डायरेक्टली हर चीज को जो है स्टेट कंट्रोल को जो है सेंटर के कंट्रोल में रखना चाहते हैं। मेरा अगला सवाल हरीश ऊन जी से है। हरीश ऊन जी अगर मुझे आप 30 सेकंड देंगे तो मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा प्रबल जी, फिर वो बात रह जाएगी। प्रबल जी ने जैसे बोला कि मार्केटिंग करी जा रही है और अब ये बोला जा रहा है कि ये भगवान ने करवाया है, अभी लोगों को विश्वास दिलवाने की बात है। देखिए हम बात उठा रहे हैं, हम लॉजिकल बात भी उठाएंगे और दूसरी लॉजिकल बात ये है हमको लोगों को सचेत करना पड़ेगा किस तरह के मैसेजेस उनको पहुंच रहे हैं। एक मैसेज मेरे पास आया कि उसमें लिखा हुआ था, एक संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ था और ये लिखा हुआ था रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो चमगादड़ में से एक बीमारी निकलेगी जिससे पित्त की बीमारी हो सकती है, जिससे आपको खांसी जुकाम हो सकता है। बेसिकली बता रहे थे कि चमगादड़ में से माइथोलॉजी से जी माइथोलॉजी के थ्रू बता रहे थे कि ये रामचरितमानस में पहले लिखा हुआ है। देखिए आप नीचे अगर आप रिसर्च पे जाएं तो ये प्रूवन है कि चमगादड़ में से, बैट्स में से ये वायरस नहीं निकला है, ये प्रूव हो चुका है। इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स ये लैब में बना है, ये वुहान के लैब में बना हुआ वायरस, ये अमेरिका की स्पॉन्सरशिप से बना है जी, अमेरिका के वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी सारा जो है ये उसी से जी। न्यूयॉर्क में एक लैब है, वहां से उन्होंने उनको स्पॉन्सरशिप दी थी वुहान की लैब को, वहां पे ये वायरस बना हुआ है। जी। तो ये चीजों से हमको बचना चाहिए। इस तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कुछ संघ जैसे कुछ लोग फैला रहे हैं, आजकल नाम भी नहीं ले सकते हैं शायद, तो ये है कि कुछ तरह के लोग जो फैला रहे हैं इस मिस इन्फॉर्मेशन से हमको बचना पड़ेगा इन चीजों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये बात आपकी ठीक है। अच्छा मेरा सवाल हरीशून जी से है। हरीशून जी, किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी दी छत्तीसगढ़ की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने प्रोग्राम बनाया राजीव गांधी न्याय योजना में, जिसमें 9,000 रुपए एकड़ सब्सिडी है
अगर आप धान का फसल करते हैं, और 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगी अगर आप धान की फसल छोड़ के प्लांटेशन का काम करते हैं। सेम सब्सिडी का प्रोग्राम उन्होंने और भी किसानों के लिए रखा है, जैसे कि अरहर की बुआई में 10,000 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, और सोयाबीन की बुआई में, कोडा की बुआई में, मेज बाजरे की बुआई में 10,000 रुपये एकड़, और 3,000 रुपये पर कुंटल का कुटकी का और कोडा का रेट किया उन्होंने। मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार ने अभी तक 1,500 करोड़ रुपए पहली इंस्टॉलमेंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बांटे। हमारी यूपी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की उन्होंने कोई बात नहीं की, सब्सिडी की कोई बात नहीं की। आप लोग ऑलरेडी जो है वो कैश स्टार्व्ड हैं, क्योंकि आपके पास मिलों से पैसा टाइम पे गन्ना किसानों को नहीं आता है। आपके अलावा और भी कई लोग हैं जिनकी बुआई हो गई, कटाई हो गई, और गेहूं की अभी तक तुलाई नहीं हो रही है, या उसका गन्ने का क्रय केंद्रों पे अपना गेहूं का क्रय केंद्रों पे विक्रय खरीदा नहीं जा रहा है। तो ऐसे केस में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अगर आप लोगों को मिल जाए 9-10 हजार रुपए एकड़ हर एक किसान को, तो यूपी में क्या बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगी बीज खरीदने की और बुआई? देखिए आत्मजीत जी, ये इतना जरूरी सवाल है और इतना जरूरी चर्चा है जो अभी आपने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए किसान को सब्सिडी का, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो इस हालात में है कि उसको जो पुरानी फसल है या तो वो घर में स्टॉक में पड़ी है, मार्केट में उसके लिए तौल भी नहीं हो रही है, या दूसरा उत्तर प्रदेश में जो गन्ने का किसान है उसको गन्ने का समय पे भुगतान भी नहीं हो रहा है। अब बात आती है, खेत खाली है, अगली फसल के लिए किसान क्या करे? यदि उसको समय से पहले एक सब्सिडी मिल जाएगी, एक बेनिफिट मिलेगा, तो अगली फसल अपने खेत में तैयार कर सकेगा और उससे पूरे देश का पेट भर सकेगा। लेकिन ये सरकारें न देश हित में सोच रही हैं, न किसान हित में सोच रही हैं। आने वाला वक्त जिस तरह से हम और आप इस महामारी से लड़ रहे हैं, इस महामारी से जूझते हुए मेरी जो एक विजनरी सोच है वो ये कह रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसान के खेत फसलों से खाली ना रह जाएं, क्योंकि जब किसान के पास फसल उगाने के लिए पैसा नहीं होगा तो किसान कहां से उगाएगा, और यदि खेत खाली रहने लगे तो समझ लेना भारत का पेट खाली रह जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल असंवेदनशील रवैया अपना रही है गांवों के प्रति, गरीब के प्रति, किसान के प्रति। जहां तक किसान को सब्सिडी की बात है, जहां तक किसान को एडवांस भुगतान की बात है, बाकी देखिएगा अभी तो जो किसान का बकाया पैसा सरकारों पे है। आज फिर मैंने चीनी का विषय उठाया था और डीएम से मैंने फिर बात की, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर वो कानून लागू नहीं होता जो किसान के हित में है। बात है कि किसान फसल उगाएगा तो देश का पेट भरेगा। यदि किसान के पास फसल उगाने के लिए पैसा नहीं रहा, क्योंकि सरकारें पुरानी फसल को खरीद नहीं रही हैं, एमएसपी पर तोल नहीं कर रही हैं, और प्राइवेट बिजनेसमैन जो कॉरपोरेट के हित में इन्होंने कानून बनाए हैं, वो कॉरपोरेट किसान की फसल को औने पौने दाम पर खरीद रहा है। और आत्मजीत जी, आपके माध्यम से मैं एक और बात उठाना चाहूंगा जो आप भरोसा भी नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो फसल खरीदी जा रही है उसमें 4-4 महीने का पोस्ट डेटेड चेक दिए जा रहे हैं, मींस कि 4 महीने बाद आपको भुगतान होगा, और कई जगह तो चेक भी नहीं दिए जा रहे हैं, सिर्फ स्लिप दी जा रही है। लेकिन किसान क्या करे, मजबूर है, 4-4 महीने के बाद के भी भुगतान के लिए तैयार हो रहा है। और इस समय जो किसान की फसल का समय है वो 3 महीने वाली फसलें हैं सब। अब यदि किसान के पास फसल उगाने के लिए पैसा नहीं रहा तो समझ लीजिएगा, और इस देश के हुक्मरान जितनी जल्दी समझ लें, आज हम ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कल हम रोटी की कमी से मरे, क्योंकि सरकारों ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ऑलरेडी एक अमेंडमेंट करके व्यापारी को खाद्य पदार्थों के असीमित भंडारण की आजादी दे दी। उसी के साथ साथ किसान को फसल उगाने के लायक भी नहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि उसके पास फसल उगाने के लिए जो पैसा चाहिए वो भी नहीं है, तो ना तो वो फसल उगाने लायक बचा है, और दूसरी दिशा में व्यापारी के पास खाद्य पदार्थों का असीमित भंडारण। अब इन दोनों चीजों को एक साथ तोल लीजिएगा, ना तो फसल, किसान का खेत खाली, और व्यापारी के पास सारा स्टॉक। तो जिस तरह से आज ऑक्सीजन का काला बाजारी हो रही है, उसी तरह से अन्न की काला बाजारी होगी, रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी, जो हम हमेशा से कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं, और ये देश का पेट भूखा मरेगा। तो यदि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से सब्सिडी मिलने लगे जिस तरह से अभी आपने मुझे बताया, तो हो सकता है कि किसान अपनी फसल तैयार कर सके और फिर उसको सरकार को दे, और सरकार पूरे देश का पेट भरने का काम करे। लेकिन ये सरकार जब जब
मुश्किल में आती है तब अभी प्रबल जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी बताती है, लेकिन जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी का चेहरा सामने कर दिया जाता है। यहाँ पर पर्दा डालने की प्रथा शुरू हो गई है। अब बनारस में देखिए पर्दा डाला जा रहा है, कानपुर में देखिए लाहौर से पर्दा डाला जा रहा है। अभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी मेरठ में आए थे, तो मेरठ में जिस मार्ग से वो निकलते हैं उस मार्ग पे जो गार्बेज प्लेस है, जहां पे गार्बेज था वहां पे टेंट तंबू लगा के गार्बेज को ढक दिया जाता है। कब तक ढकोगे, ये कहां पुरानी तक प्रथा है। पर्दे डालोगे अपनी? ये प्रधानमंत्री जी भी जब अहमदाबाद जाते ट्रम्प को लेके गए थे तो वहां भी ये सब किया गया था। तो वहां भी इसी तरह से ये सब किया लीपापोती हमारे देश में राजनीति में चलती रहती है। मैं लेकिन आपके पास वापस आऊंगा। कब तक जी, होगी लिपापोती? मैं आपके पास अच्छा वापस आऊंगा। आदम जी, मैं मेरी भी एक आऊंगा। जी गुजारिश है, जी बताइए। एक गुजारिश है बस छोटी सी, बताइए। कि मैं कहीं पे हूँ और यहाँ पे मैं एक डेथ में आया हुआ हूँ, नहीं ठीक है, आप मैं करें। डिसकंटिन्यू नहीं कर आपका लेता हूँ, फिर मैं बहुत बाकी बहुत सभी धन्यवाद लोगों आपके। को ज्वाइन करूंगा। हम कल फिर बात करेंगे इस बारे में। शुक्रिया। मेरा अगला सवाल अनुमा आचार्य जी से है। अनुमा आचार्य जी, मैं आपके द्वारा एक पॉलिटिकल सवाल है, ये थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि रिकवर्ड केसेस जो हैं वो हम परसेंटेज में डिस्कस करते हैं कि इतने परसेंट रिकवर हो गए, इतने लोग रिकवर हो गए, इतने लोग पेशेंट हैं। आज की डेट में 35-36 लाख जो है लाइव एक्टिव केसेस बचे हैं और बाकी सब रिकवर हो चुके हैं। और जो वैक्सीनेशन की बात हम जब करते हैं तो एग्रीगेट नंबर पुट इन करते हैं कि आज 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई, उसमें 6 करोड़ लोगों को डबल वैक्सीन लग गई, 11 करोड़ 12 करोड़ लोगों को। ये एग्रीगेट और परसेंटेज में बात करके हम ये कंफ्यूज करते हैं लोगों को। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो पीएम साहब अब कहते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब प्रोडक्शन सारी सेंट्रलाइज्ड है, फार्मा कंपनी सारी सेंट्रलाइज्ड है, तो वैक्सीनेशन जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स की कैसे बन गई? स्टेट्स को तो पता भी नहीं था कि सेंटर की सरकार वैक्सीनेशन ड्राइव में क्या कर रही है, कितनी वैक्सीनेशन बना रही है, कितने वैक्सीनेशन के ऑर्डर दिए। पीएम केयर्स आपको पता ही है, आरटीआई में जो है बताया गया कि ये एक प्राइवेट फंड है और इसकी कोई भी नॉलेज हमारे सरकार में ना आरटीआई के द्वारा ना किसी स्टेट को थी कि पीएम केयर का पैसा कहाँ जा रहा है, वेंटिलेटर्स में जा रहा है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस में जा रहा है। और लास्ट में मैं आपसे यही बात करूंगा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है, जो लोग कोविड-19 में जो मरे हैं बेचारे, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए कॉम्पनसेशन अनाउंस करा है। 1 लाख रुपए कॉम्पनसेशन एक आदमी की लाइफ साइकिल जो उसकी स्ट्रेंथ होती है काम करने की 30 या 35 साल, क्या वो उसकी फैमिली को, अगर वो अकेला ब्रेड विनर था अपने घर का, क्या उसको फैमिली को 1 लाख रुपए में कॉम्पनसेशन मिल जाएगा? इन 3 विषयों पर जरा बताइए। एक तो आपने पहला कहा कि परसेंटेज जो है वो परसेंटेज पॉपुलेशन ना बताकर इसको एब्सोल्यूट नंबर्स में बताया जा रहा है, एग्रीगेट नंबर्स में बताया जा रहा है। तो वो तो हम सबको दिख रहा है कि उससे सरकार एक व्हाट्सएप में आपने देखा होगा, जितने जो खास तौर पे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं जिसमें पूरी तरह जिसको ऑक्यूपाई कर रखा है बीजेपी के आईटी सेल में, उसमें आता है कि न्यूजीलैंड में इतने लाख, वहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 24 करोड़। तो उस समय उस तरह से ये दिखाते हैं। और कई बार मुझसे डिबेट में भी ये कहा गया है, जो बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं वो इसी तरह की बात करते हैं कि हम बाकी जगहों के तुलना में, बाकी देशों की तुलना में हम बेटर हैं। तो वो डेफिनेटली हमें समझ में आ रहा है कि जब हम परसेंटेज में बात करते हैं तो 3% लोगों को हमारे यहाँ पॉपुलेशन को लगा है, जबकि बाकी जगहों में हम देख रहे हैं जितने भी अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज है वहां तो 60%, 70-75% तक पॉपुलेशन को लग चुका है। जब मैं कल ही मैं कैलिफोर्निया में बात कर रही थी अपनी सिस्टर से, तो पता चला कि उनका जो बच्चा है जो करीब 18-19 साल का है, उसको पहले तो उन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन, उसके बारे में पहले सोचा है अमेरिका ने, और उनको पहले वैक्सीनेट किया है और बाकी लोगों को बाद में वैक्सीनेशन किया है। अब दूसरी बात आती है कि जो राज्यों के ऊपर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ के छोड़ देने की, तो उसमें आप देखिए कि ग्लोबल टेंडरिंग एक ऐसी चीज है, ये सरकार को करना चाहिए। हमारे पास बहुत बढ़िया स्टैब्लिश्ड इसका एक सिस्टम है कि टेंडरिंग हम किस तरह करते हैं, किस तरह हम बिड इनवाइट करते हैं, और उससे क्या होता है, वहां होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग सरकार कर सकती है एज अ केंद्र सरकार। ये अलग अलग राज्य अगर जाएंगे तो किसी को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, किसी को स्टैंडर्ड प्राइस नहीं मिलेगी, किसी को कॉम्पिटिटिव उसके इनको टर्म्स नहीं मिलेंगे कि आपको डिस्पैच किस स्टैगर्ड तरीके से चाहिए उस तरह से नहीं मिलेगी, और आपका हो सकता है पूरा स्टॉक एक बार लेने में शेल्फ लाइफ एक्सपायर्ड हो जाए। तो यहाँ जो सरकार की अपनी जिम्मेदारी थी उसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, यानी कि वो एक तरह से स्टेट्स को जो ऑलरेडी परेशान है, जिनको आप उनके जीएसटी का शेयर नहीं दे रहे, जिनको आप और दूसरी चीजों से महरूम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आपने अगर ये लादा है
तो केंद्र सरकार की विफलता है। और दिक्कत यह है कि ये हर बार एडहॉकिज्म बार बार गवर्नमेंट का हमें सामने आता है, स्वास्थ्य मंत्रालय का खास तौर पे, जो पूरी तरह एक विफल ऐसी संस्था साबित हुई है जिसने ना डिजीज को कंट्रोल किया और ना लोगों को सहायता दी, और जहां जरूरत पड़ी वहां केंद्रीकरण कर लिया सारी पावर्स का, और जहां पर उनके ऊपर ब्लेम आया वहां पे विकेंद्रीकरण करके और राज्यों के ऊपर उसका ब्लेम लगा दिया। अब जो 1 लाख रुपए का सवाल है, मेरे हिसाब से, और आप भी ये समझते हैं कि हर महीने अगर किसी तरह की मदद दी जा सके तब तो परिवार बच सकता है। 1 लाख रुपए तो कोई मतलब किसी भी व्यक्ति के जाने के बाद 1 लाख रुपए में होता ही क्या है, और उसको मिलते मिलते कितना वक्त लगता है, कितनी खतरनाक ब्यूरोक्रेसी है हमारे देश की। तो इस हिसाब से जो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जिस तरह से कहा है, हम उस तरह से जाएं कि हर महीने और एक पर्टिकुलर एज तक पहुंचने तक, उस बच्चे के 18 या 21 साल तक पहुंचने तक प्रतिमाह उसको एक पेंशन दी जाए, जिससे कि वो परिवार सरवाइव कर सके। 1 लाख रुपए एक बार देने, बिल्कुल, तो उससे ही कुछ हो सकता है, और उसको प्लान करके कर रहा है। उसको इस तरह से 1 लाख रुपए देके और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, वो कोई बात नहीं होती है। जी जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने। मेरा अगला सवाल ईशान जी से। ईशान जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप 3 मिनट में इसका जवाब दे दें, क्योंकि इसके बाद टाइम कम रह जाएगा। प्रबल जी से आखिरी सवाल पूछना है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब थर्ड वेव की बात हो रही है, थर्ड वेव की बात में कह रहे हैं कि ये अब हमें पीडियाट्रिक्स को, हमारे पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स को उनको बूस्टअप करना पड़ेगा। नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ने इस बात को उठाया है सेंट्रल की सरकार से कि हमारे देश में पर्याप्त पेडिट्रिशियन नहीं है। गिनती के 2 या 2.5 लाख पेडिट्रिशियन है, और जो 18 साल से कम की संख्या है वो तकरीबन इस टाइम पे 58 करोड़ पॉपुलेशन हमारी यंगर पॉपुलेशन 18 साल से नीचे की है, और उसमें करीब 20 या 25 करोड़ की पॉपुलेशन जो है 12 साल से नीचे की है। तो बच्चों पे बड़ा असर होगा थर्ड वेव पे। हम सेकेंड वेव कंट्रोल नहीं कर पाए, थर्ड वेव पे हमारी क्या तैयारी है और हम कैसे उसको कर पाएंगे, आप बताएं। आत्मी जी, मैं जल्दी से आपको पहले इस पॉइंट को बोल देता हूँ। देखिए, जो पीडियाट्रिक्स की बात है, देखिए आप उत्तराखंड का एग्जांपल ले लीजिए। उत्तराखंड में किस तरह से बच्चों को संक्रमण हो रहा है, बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं 18 साल से नीचे की उम्र वाले, और कई राज्यों में भी हो रहे हैं, उत्तराखंड में हाईलाइट हो रहा है वो। तो इसमें ये बात तो पक्की है कि बच्चों को संक्रमण का खतरा है, और थर्ड वेव में आते आते ये खतरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि वेव 1 में सबसे ज्यादा खतरा 45 से 50 वर्ष के ऊपर वाले लोगों को था। उसके बाद आपने देखा कि इस बार जो 18 से 45 वाले हैं, 18 से 50 की उम्र वाले लोग हैं, उनको भी बहुत खतरा हुआ है, बहुत लोगों की डेथ्स भी हुई हैं। अब यहाँ पे ये बात आती है कि बच्चों को कैसे हम वो करें। देखिए, बच्चों के लिए अब मेरे ख्याल से सरकार ने टेस्टिंग तो शुरू कर दी है इसकी वैक्सीन की, तो वैक्सीनेट करना सबसे बड़ी चीज है। अगर जब तक आप वैक्सीनेट नहीं करेंगे उस पॉपुलेशन को, जब तक आप वैक्सीनेट अपनी उस पॉपुलेशन को छोड़िए, आप पूरी पॉपुलेशन को, आप जब तक हर्ड इम्यूनिटी के 2 तरीके आप दीजिए। पहला तो ये है कि सबको संक्रमण हो जाए, वो हम नहीं चाहते बिल्कुल भी, ना मेरे को लगता है सरकार चाहती होगी। दूसरा तरीका ये है कि आप जी, और दूसरा तरीका ये है कि 70% लोगों को या तो वैक्सीन लग जाए। तो सरकार को उस टाइम, जैसे अनुमा आचार्य जी ने बोला, कि सेंट्रल टेंडरिंग करके वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट करनी चाहिए, और वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट करने के बाद लोगों को वैक्सीनेट करवाना शुरू करवाना चाहिए पकड़ के। आखिरी बात मैं इसमें बोलना चाहूंगा, मैं रैप अप कर दूंगा इस चीज को, कि जैसा कि आज राजीव गांधी जी का जन्म पुण्यतिथि है उनकी, माफ कीजिएगा, तो उनके पुण्यतिथि पर जैसे कि सोनिया गांधी जी ने सवाल उठाया कि बच्चों को आप भरण पोषण भी करिए उनका, और मेरे ख्याल से उन्होंने ये भी उठाया है कि उनकी शिक्षा का भी ध्यान रखिए। उनको फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। जिन बच्चों के माँ बाप या उनके जो सोल अर्निंग मेंबर थे उस फैमिली के, उनकी डेथ हुई है, तो उन बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। जब तक हम लोगों को, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हम देश के विकास की बात नहीं कर सकते। तब तक हम आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उसकी जो लाइफस्टाइल है, या उसके जो रोजगार की सुविधाएं हैं, या फिर उसके लिए जो हम स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो शिक्षा सबसे बड़ी चीज है, शिक्षा पे सरकार को फोकस करना चाहिए। ये बिल्कुल साफ साफ सी बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ईशान जी, आपने अपनी बात सही लिमिट पर टाइम में खत्म की। प्रबल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, ये राजनीति से जुड़ा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो वायरस है ये बहुत धूर्त है, धूर्त भी है, बहरूपिया भी है, और ये दिखाई नहीं देता है, और अगर दिखाई देता है तो तरह तरह के तांडव रचता है। मतलब कुछ समानता नजर आती जब वो ऐसी बातें करते हैं। खैर, मैं उस विषय पे नहीं, मुझे तो समानता मोदी जी से नजर आती है। आप क्या नहीं बोलेंगे, मैं बोल देता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आप बोल रहे थे तो मैं सिर्फ मोदी जी को इमेजिन कर पा रहा था। ये मैंने भी यही सोचा जब उन्होंने कहा कि वो बहरूपिया भी है, छुपता छिपाता भी है, रूप भी बदल लेता है, और
कई 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 तरीके से सामने आता है। तो ये प्रधानमंत्री जी आज बोल रहे हैं, ये बात अगर 6 महीने पहले सोचते तो हो सकता था कि हमारी वैक्सीनेशन की तैयारी रहती। ईशान त्यागी ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीनेशन के लिए हम रेडी रहते और 60% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देते तो ये प्रॉब्लम हमारी वहीं रिजॉल्व हो जाती, क्योंकि पहली वैक्सीन मिलने के बाद 70% लोगों को दोबारा कोरोना हुआ है तो माइल्ड सिम्टम के साथ हुआ है। जो भयंकर कोरोना लोगों को हो रहा है जिसकी वजह से मौतें हो रही हैं वो वैक्सीनेशन ना होने की वजह से हो रही है। तो इसका सारा दारोमदार तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। तो प्रधानमंत्री का सीधा सीधा इनकी कमी रही है, जैसे डिमोनेटाइजेशन में रही, जीएसटी में रही, वैसे इसमें कोविड में रही। आपका इस बारे में क्या कहना है और आपका क्या विचार? 3 मिनट में बताइएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी है वो जो शब्द उन्होंने वायरस के लिए कहा है वही शब्द हम शायद उनके लिए कह सकते हैं। वो जो पहला शब्द कहा है वो है, और जो दूसरा शब्द कहा वो भी वही है। क्योंकि इन्हें जो 6 महीने का जो पीरियड मिला था, 7-8 महीने का, जब आप पिछले साल 2020 में, मार्च 2020 में जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया, उसके 1-1.5 महीने बाद ही मेरे हिसाब से जून के पहले हफ्ते या मई के लास्ट हफ्ते में मॉडर्ना का शुरू हो गया था इंजेक्शन लगना, ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया। उस समय से ही बताना शुरू हो गया था कि वैक्सीन आएगी, -70 पे जाएगी, कोई माइनस इतने पे रहेगी, वो वैक्सीन बन गई है, कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड बनाएगी। ये सारी बातें हमें पता। हमें ये भी मालूम है जब प्रधानमंत्री जब शपथ लिए थे 26 मई को 2014 में, तो उन्हें पता होगा कि हमारे देश की आबादी 125 करोड़ 130 करोड़ में कहते थे, अब 135 करोड़ हो गई है। तो जब हमारी आबादी कितनी है, हमारी आबादी में कितने लोगों को वैक्सीनेट करना है, वैक्सीनेशन जब तक 70% आबादी को नहीं हुआ, जैसा ईशान ने भी कहा, तब तक हर्ड इम्यूनिटी तो आएगी नहीं। आपको एक डोज तो सबको लगा देनी, 70% आबादी को जब तक आप पहली डोज भी नहीं लगाओगे तब तक ये वैक्सीनेशन का कोई प्रोसेस का कोई मतलब नहीं। आप वैक्सीन लगाओ एक आदमी को, 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद किसी और को लगाओगे तो फिर वही हो जाएगा, फिर संक्रमण घूमता टहलता रहेगा। तो सवाल ये है कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं, कोई नेशनल व्यू नहीं। जैसा आज इन्होंने कहा एक पुण्यतिथि है, आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, वो एक पायलट थे, वैज्ञानिक सोच थी उनकी, दूसरी उनकी दूरदर्शिता थी, और कंप्यूटर की जो क्रांति, जो आज हम कंप्यूटराइज सिस्टम ही है, एक तरह का कंप्यूटर ही है जिसमें हम बोल रहे हैं, ये सोच उस समय आई तो क्रांति में। आज हमारा देश कहाँ पीछे चला गया। गोमूत्र पी लीजिए, सांसद खड़ा होकर कहता है कि गोमूत्र पीजिए, इससे गोमूत्र के अर्क से हमको कोरोना नहीं हुआ। तो आप साइंटिफिकली प्रूव कर दो मूत्र पीने से के अर्क से, अगर गोमूत्र के अर्क से कोरोना नहीं होता है तो साइंटिफिकली प्रूव करो, और ये वैक्सीन बंद करो, गोमूत्र के बोतल बनाओ और सबको बांट दो। अगर हवन हो सकता है, हवन से अगर वायरस मर रहे हैं तो साइंटिफिकली प्रूव करो, आईसीएमआर को लगा दो। 1 महीना जो है वो आईसीएमआर के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो यही काम करें, और मोदी जी भी वहां बैठ जाए। 1 महीना जो है गोमूत्र पिए। वैक्सीन क्यों लगाए थे प्रधानमंत्री जी ने? उनको भी गोमूत्र पीना चाहिए था, और अपने जो अहाते में हवन करना चाहिए था उसकी साइंटिफिक डाटा कलेक्ट करनी चाहिए थी, और उसके बाद ये सारा एक किट बनाकर, हवन के किट बनाकर पूरे देश में बंटवा देना चाहिए था कि हवन करो, हवन करो, जो एक गाना आता है। आपको मैं आज एक रिपोर्ट देख रहा था कि रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं एम्स के, उनको फर्स्ट डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन नहीं लगी। अब आप बताओ। जी प्रबल जी सही बात कर रहे हैं। एम्स में काम कर रहे हैं, जो पेशेंट्स को देख रहे हैं, जब उनको ही पहली डोज नहीं लगी है। अभी भी 66% लोगों को, स्वास्थ्य कर्मियों को ही डोज लगी है, पहली डोज। जब आप वैक्सीनेट नहीं कर पाए तो आपकी पॉलिसी क्या है? आपने कहा सिर्फ 3% लोगों को प्रबल जी पूरी वैक्सीन लगी है, जो फर्स्ट फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। और कल मैं अपनी मदर को वैक्सीनेट करवाने गया था, वहां पे जो स्टाफ है वो ये तक बोल रहा है कि ना हमारे पास ग्लव्स हैं, ना हमारे पास पीपी किट है, ना हमें मास्क दिए जा रहे हैं, ना हमारे को सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं। सही है। ये जब स्थिति है तो इनकी क्या पॉलिसी है, इनकी क्या तैयारी? इनकी कोई तैयारी नहीं। इनकी तैयारी ये है कि जनता को किसी तरीके से दिग्भ्रमित करो और मार दो, और उनको उस स्थिति पे ले आओ। ये एक डिक्टेटर की सोच होती है। वो उनको विकास करते हुए पहले अनाज पे लाए, लॉकडाउन लगाकर, एक अन तरीके से लॉकडाउन लगाया, अनाज पे आ गए, और उसके बाद दूसरी लहर में उनको ऑक्सीजन पर लगा दिया। अब हमें ऑक्सीजन मिल जाए और उसके बाद वैक्सीन मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं कि हम जिंदा रह जाएंगे। यही विकास है, ये डिक्टेटरशिप है। मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा कल। प्रबल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ईशान त्यागी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल इसी समय फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।